मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। देखिए बेटा, आज मैं आपको जो रीडर का चैप्टर जो चल रहा था, सेकंड चैप्टर, उसके 3 पेज पढ़ चुकी थी। 4th पेज से आज हम शुरू करेंगे। और हम पढ़ चुके थे कि जो दादी है वो एक लेडीज़ को डांट रही है जिसने उससे पैसे उधार लिए थे और जो अभी लौटा नहीं रही थी। वो थी रामी चाची। जो लेखक है लेखक ने उसका नाम क्या बताया था, जिसको दादी डांट रही थी उसका नाम बताया था रामी चाची। ठीक है। अब वो दादी उसको डांट रही थी कि तू पैसे नहीं दे रही, इस तरह से। उसके आगे अब हम पढ़ते हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, पर आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार मतलब कि उसकी विदाई कैसे होगी। अब वो जो लेडी है उसकी बेटी की शादी है, तो वो ये कह रही है कि मैं बेटी की शादी है तो अभी नहीं दे पाऊँगी आपको पैसे, आप मेरे ऊपर दया नहीं करेंगी तो कौन करेंगी। ठीक है। अब दादी क्या बोलती है उसको, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब जो लेखक है वो दादी से कह रहे हैं कि ये इसकी बेटी की शादी भी है और गरीब है, अभी तो ये शादी में पैसे लगा रही है, वैसे भी ये गरीब है, तो आगे भविष्य में आपको ये पैसे दे देगी, अभी इसको जाने दो। चल चल, चला है समझाने। अब दादी उस लेखक को भी डांटती है कि हट जा यहाँ से, कि मेरे को समझाने लगा है छोटा सा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, विहल मतलब दुखी स्वर में कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन का मतलब होता है जो ऋण चुका देते हैं, उसको हम बोलते हैं उरीन। वो जो रामी चाची थी वो लेखक से कह रही थी, उरन हो गई बेटा, कि मैं तो अब उरीन हो गई, यानी कि उसने सारा जो ऋण जो है वो चुका दिया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। यानी कि मालकिन कौन है यहाँ पर? लेखक की दादी। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। अब वो जो रामी चाची है वो लेखक को कह रही है कि आपकी दादी आई थी, वो मेरी बेटी को 10 रुपये भी दे गई और पिछले के सारे पैसे भी माफ़ कर गई, वो देवता है। उस तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। अब लेखक उस रामी चाची से पूछ रहे कि उस रोज़ तो तुम्हें बहुत डांट रही थी जब आप पैसे नहीं दे रही थी। तो वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। अब वो रामी चाची कह रही है कि ये तो बड़े लोगों का काम है, वो पैसे देते हैं तो उनका राइट होता है डांटने फटकारने का, जो पैसा ना दे उसको। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रों प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान क्या होता है? जो चौक होता है, उसी को बोलते हैं। सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब जो जो विवाह में जो ये हमारे औरतों के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जेंट्स की एंट्री नहीं होती है, तो ये लेखक वहाँ पर सो रहा था और उसका एक मामा का लड़का था, उसका भाई, वो भी वहाँ था। तो इन दोनों पर औरतों ने आपत्ति की कि इन दोनों को हटा दो, हम अपना यहाँ पर जो है ये छोटे मोटे हम अपने पर्सनल लेडीज़ों के जो पर्सनल प्रोग्राम होते हैं वो करेंगे। दादी माँ बिगड़ी का मतलब दादी माँ को गुस्सा आया। लड़के से क्या पर्दा, कि ये तो छोटा सा ही है, इस लड़के से क्या पर्दा। लड़की और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ब्रह्मा का मतलब यहाँ छोटे बच्चों से ही है कि लड़के का और छोटे बच्चों का मन जो है एक सा होता है, इससे शर्म कैसी। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ,
हंस जोर से हंस दो, भेद खुल जाएगा, निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी, सब भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास आ खड़ा हुआ। अब जैसे जब ये लेडीज़ें प्रोग्राम कर रही थी तो लेखक वहीं सोया हुआ था, तो वहीं पे एक लेडीज़ थी। और किसी दिन लेखक जब उससे मिला तो वो उसको, वही दादी माँ ने उसको बच्चा कहा था उस प्रोग्राम के ड्यूरिंग, तो वो औरत उसको एक बच्चा कह के वहाँ उसको चिढ़ा रही थी। और लेखक को इस बात से शर्म आई और वो है दादी के पास भाग कर जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता कि, यानी कि हम दादी की शरण में जब चले जाते हैं गलती करके भी, तो वहाँ पर हमें जो है सपोर्ट मिलता है दादी का हमें। इसलिए वो वहाँ पर दादी के पास भागकर जो है चला गया था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वत्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी, दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। अब क्या था, जो लेखक के जो पिता थे, लेखक के जब दादा एक्सपायर हो गए तो लेखक के पिता ने उनका श्राद्ध किया, तो उस श्राद्ध में उन्होंने बहुत ज़्यादा धन खर्च किया था और वो भी किसी से उधार लेके किया था, वो उनके घर की संपत्ति नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा था, जाड़ा मतलब सर्दी, जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। अब क्या था, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस महीनों के माप दे रखे। पछुआ का सन्नाटा यानी कि जो सर्दियों की जो ऋतु होती है, वो उसका जो पिछला हिस्सा होता है, पछुए का सन्नाटा, ठीक है, वो उसके लिए बोला है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी है। उसकी सने कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। अब जो लेखक के पिताजी हैं और उसके भैया जो हैं, वो मतलब कि इनके घर में आर्थिक स्थिति आ गई थी, तो उसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे और उसी के लिए वो सोच रहे थे कि भाई कोई पैसा भी नहीं देता। तो यही बात सोचकर जो है वो इस लेखक के पिता और उसके भैया जो है रोने से हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका हाथ सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज कर मतलब संभाल कर। यह उनके वंश की निशानी है। वंश मतलब कुल जो होता है हमारा। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा।
सचमुच मुझे दादी की शार्प ब्रस्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब ये आपने जो चैप्टर पढ़ा, इसमें जो दादी की बातें, जो भी बातें आई हैं, एक किशन भैया के विवाह से संबंधित दादी की बातें थी, और उसके बाद जब लेखक बीमार हुए थे उससे संबंधित बातें थी। दादी का रामी चाची को डांटना, लेखक जब बीमार हुए तो उनकी देखभाल, जो कि ये सारे पहलू उसको लेखक को तब याद आते हैं जब उनके हाथ में दादी के निधन का पत्र होता है, जो कि उसके भाई किशन द्वारा भेजा गया था। तो वो जब उसका सपना जो देख रहा होता है, वो जब खुलता है तो उसका दिन जो सुबह देख रहा होता है सपना, तो दिन बहुत चढ़ाया होता है, और जब वो उसकी आंखें खुलती है तो उसके उनकी खिड़की पर जो है वो एक कौवा आकर बैठ जाता है। तो उसको यकीन होता है कि सचमुच, वो अपने आप को विश्वास दिलाना चाहता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, यानी कि वो जो पत्र था वो दादी के निधन के समाचार का पत्र था। ठीक है बेटा, ये आपके तीनों पेज रीडिंग हो चुके हैं। आज मैं आपको इसके शब्दार्थ कराऊंगी। बेटा एक बात ध्यान रखना, कल जो मैंने आपको ये 3 पेज जो पढ़ाए थे, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोले थे कि शॉर्ट क्वेश्चन करो 5, वो रफ नोटबुक में करने थे। ठीक है बेटा, जिन्होंने फेयर में कर लिया है वो उसको हटा देना, लेकिन वो करने रफ में थे, कल मैं बताना आपको भूल गई थी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.